आप सभी को नमस्कार। आज पुनः एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर एस.के. अरोड़ा जी आज हमारी कंपनी प्रस्तुत हुए। इस विषय पर कुछ चर्चा करने के लिए आज मैं डॉक्टर एस.के. अरोड़ा का यहाँ पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सनी साहब। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान भाई हमारा सत्वर्मी कंपोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमारे बहुत सारे किसान भाई आते हैं तो उनके भिन्न भिन्न कुछ क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी। जितनी हमारे को अपने विषय पर जानकारी हम उनको प्रदान करते हैं, लेकिन ये क्योंकि आप इस चीज के एक्सपर्टाइज हैं, आपने बहुत ज्ञान अध्ययन किया, आपको बहुत सारा अनुभव है, तो मैं चाहूंगा इस अनुभव के आधार पर जो हमारे किसान भाइयों के मन में कुछ क्वेश्चन हैं, तो आज मैं उनके समक्ष आपके उत्तर जानने का मैं प्रयास करूंगा ताकि मेरे किसान भाइयों को उनका उचित उत्तर मिल सके और उसको वो समझ सके जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम हरियाणा प्रदेश में रहते हैं, तो क्या हमारे हरियाणा प्रदेश की जो मिट्टी है वो हमारी जैविक खेती के लिए कितनी उपयुक्त है? क्या हम यहाँ वो जैविक खेती का उत्पादन कर सकते हैं? हमारे हरियाणा की जो मिट्टी है ये बलुई दोमट मिट्टी है, जिसको हम अंग्रेजी में सैंडी लोम सॉइल कहते हैं। इस सैंडी लोम सॉइल के अंदर सैंड की मात्रा, रेत की मात्रा 70% है और लोम की मात्रा 30% है। सैंडी लोम सॉइल जैविक खेती के लिए अति उपयुक्त है। यदि हम इसमें मुर्गी की खाद, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट यदि डालते हैं, ये जैविक पदार्थ के डालने से मिट्टी की संरचना में फर्क आ जाता है। मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है, जिसमें हवा का आना जाना बहुत अच्छा रहता है, एरेशन होती रहती है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। सर्दियों में भूमि गर्मियों में ठंडी रहेगी, सर्दियों में गर्म रहेगी। भूमि के तापमान को बनाए रखने के लिए मुर्गी की खाद, केचुआ खाद खासतौर पर बहुत ही लाभप्रद है। इसलिए मैं किसानों को ये कहना चाहूंगा कि 16 टन केचुआ खाद प्रति एकड़ मई, जून, जुलाई के महीने में डालें, ताकि आपकी मिट्टी की संरचना हर साल उसमें बदलाव आता रहे, जमीन उपजाऊ होती रहे, उसमें सुधार आता रहे, उसमें कलर खत्म हो जाए, उसमें रे खत्म हो जाए, उसमें खारा अंश खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाउन आ जाए, पीएच कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जैविक खेती क्या है? क्या ये पारंपरिक खेती से अलग है या उसके समांतर है, सेम है? इन दोनों में क्या फर्क है? जैविक, थोड़ा सा सैनी साहब, जैविक खेती में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में। आज तक हमने जो कृषि क्रियाएं अपनाई, मैं किसी को दोषी नहीं मानता, मैं खुद को दोषी मानता हूँ। हम वैज्ञानिक लोग हैं, हमने पिछले 70 साल के अंदर जो किसानों को कहा, उन्होंने किसानों ने किया, वो जो कुछ भी बताया, हमने रासायनिक खादों को बहुत जोर दिया। अजी ये मैक्सिकन वैरायटी आ गई गेहूं की, ये हाई यील्डिंग वैरायटी आ गई गेहूं की, इसको इतना खाद दो, इतना खाद दो, इतना खाद दो, इतना खाद दो। किसी ने भी जैविक खादों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। 70 साल लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करते 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 हमारी भूमि, वो जो लाभदायक जीवाणु थे, लाभदायक कीटाणु थे, लाभदायक तंत्र थे, लाभदायक जरासीम थे, सारे के सारे खत्म हो गए। मिट्टी बंजर बन गई, मिट्टी ऐसे बन गई, रेगिस्तान बन गई। कहाँ सैंडी लोम सॉइल हरियाणा की थी, देशों में देश हरियाणा, जड़ा दूध दही का खाना। अरे भाई, इस नारे को हमारे पिछली कृषि क्रियाओं ने बिल्कुल नकार दिया, खत्म कर दिया। आज जैविक खेती, पारंपरिक खेती या कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन उससे बिल्कुल भिन्न है। जैविक खेती से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, बिना कीटनाशक, बिना फफूंदनाशक, बिना जहरीली दवाइयों के छिड़काव करने के हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बरकरार करके अच्छी गुणवत्ता की सब्जी पैदा कर सकते हैं। इसलिए जैविक खेती, फलदार सब्जियां, फूल वाली सब्जी, फूलदार खेती और सब्जियों की खेती में बड़ा सुधार और क्वालिटी प्रोडक्शन हो सकता है। उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक जहरीला अंश नहीं होगा। ये खेती जैविक खेती के द्वारा संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब, अगला मेरा आपसे सवाल है कि जैविक खेती शुरू करने से पहले हमारे किसान भाइयों को क्या कदम उठाना चाहिए? इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो किसानों को अपना मन बनाना पड़ेगा कि मुझे 3 साल मेरी उपज कम आएगी, ये मान के चलिएगा। क्योंकि जो आदत हमने मिट्टी को यूरिया खिलाने की डाली हुई थी, वो बंद करनी पड़ेगी। ये जितने भी रासायनिक खादें, इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स
जिनका हमारे मिट्टी के अंदर इतना भंडार पड़ा हुआ है, वो जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में बिल्कुल हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। ऐसी खेती, जैविक खेती के लिए किसान को मन बनाना पड़ेगा कि मुझे अपनी मिट्टी में सुधार लाने के लिए और इस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार 10 साल सस्टेनेबल बनाने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी की खाद, गोबर की खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ढांचा, गेंदे की खेती और इसके साथ साथ जैविक खादें जैसे नीम की खड़ है, बिलोड़े की खल है, सरसों की खड़ है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं जमीन की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए। जैविक खेती का आपको अपनाना एक मान के चलिए कि जो भारत सरकार का नारा है उसको साकार करने वाली बात है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जैविक खेती के लिए हम कैसे पहल कर सकते हैं, और इसको सबसे पहली प्रक्रिया कि हम अपने खेत को जैविक खेती के लिए कैसे तैयार करें, इसकी शुरुआत कैसे करें। किसान ने मन बना लिया, और मैं ये एक प्रक्रिया थोड़ा सा शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि जैविक खेती की शुरुआत किसान ने अपना मन बना लिया, फिर अपने खेत को कैसे तैयार करें जैविक खेती के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना। साहब, आजकल गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है, अनाज मंडियों में जा रहा है जी। इसको सरकार मोल ले रही है या कोई और एजेंसी मोल ले रही है जी। गेहूं की कटाई के पश्चात आप अपने खेत के अंदर मन बना ले कि मैंने केचुआ खाद डालनी है। अगर आप 16 टन प्रति एकड़ नहीं डाल सकते, कम से कम 8 से 10 टन तो डाल ही सकते। एक बार मन के अंदर आपके जैविक खेती का बीज आपने बो दिया जी। वो बीज हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे अपने जमीन के अंदर सड़ा जो भी कबाड़ निकलता है, खेत में आप वीडिंग करते हो, खरपतवार निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, टहनियां निकलती हैं, आपने उनको गला दिया, सड़ा दिया। आपने एक पिट भी बना रखा है, बहुत बड़ा गहरा खड्डा भी बना रखा है, उसमें हरे पत्ते, सब्जियों के पत्ते, कटी हुई सब्जियां, कबाड़, आप कोई चीज वेस्ट नहीं करते। जमीन में आप गेहूं की कटाई के पश्चात आग नहीं लगाते। आप जमीन की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए दिमाग में आपकी फीलिंग है कि मुझे अपना खेत जैविक बनाना है, ऑर्गेनिक फार्म मैंने बनाना है, तो पहले सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, आप 16 टन प्रति एकड़ की दर से अगर केचुआ खाद नहीं डाल सकते हैं, कम से कम 8 से 10 टन तो जरूर डालें। धीरे धीरे जैसे आपने मई का महीना आ गया, जुलाई का महीना आ गया, आपने खूब जुताई की, वो वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिल गई। अब बारी आ गई अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में ठंड वाली सब्जियां, ठंड के मौसम वाली सब्जियां, सियाल की सब्जियां, जिसे सियाल कहते हैं, जैसे सर्द ऋतु की सब्जियों की छाछ पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे आपने अगस्त का महीना आया, आपने बेड बनाने की कोशिश की, किसी में डोलियां बनाई, आलू में डोलियां बनाई, मूली, गाजर, शलगम के अंदर भी आपने छोटी डोली बनाई, आपने मटर की को बोना है, अक्टूबर के महीने में समतल क्यारी बनाई, उस समय भी आपको अपनी क्यारियों के अंदर वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद डालनी पड़ेगी। डालकर आप बिजाई कीजिए। जब आप डाल के बिजाई करेंगे, उसको अच्छी तरह कस्सी के द्वारा काट मारकर मिट्टी में मिला देंगे, फिर आप सीधी बिजाई करो या रोपाई करो, तो आपका जमीन, आपकी भूमि, आपकी खेती जैविक खेती के रूप में मानी जाएगी। इस प्रकार से आपको लगातार 3 साल ये कार्य करना है, अपने आप को ब्रांडेड बनाने के लिए। बहुत। और एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आपने मिलावट नहीं करनी कि आज आपने केचुआ खाद डाल दी और रात को चुपचाप यूरिया डाल दिया, वो आपकी जैविक नहीं मानी जाएगी। तो इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि मुझे, जैसा आपने बताया कि 16 टन डालनी चाहिए, तो क्या ये फसल चक्र के अनुसार डालनी चाहिए या एक बार में इकट्ठी डालनी चाहिए? सनी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो किसानों को आज तक लगातार 40 साल का मुझे तजुर्बा है, अनुभव है। उस अनुभव के आधार के ऊपर मैं आपसे केवल आपको एक ही बात का मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। आपने गेहूं की कटाई के पश्चात मई के महीने में खेत खाली हो जाएंगे। ईश्वर परमात्मा बड़ी शक्तिशाली है, बारिश भी आ सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। गेहूं की कटाई के पश्चात आप अपने खेत के अंदर कम से कम 8 से 10 टन केचुआ खाद प्रति एकड़ की दर से डालकर आप मिट्टी पलटू हल चला दें। ये मिट्टी पलटू हल, ये सुआ हल, ये तोता हल, ये मिट्टी को पाड़ने वाला हल, धरती पाड़ हल, उस केचुआ खाद को नीचे लेके जाएगा। मिट्टी को परत दीजिए, उसी परत को ऐसा कर दीजिए जैसे आप किसी चीज को छानते हैं, उसी प्रकार से आपकी 2 फुट की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, और हमारे सत्व कंपनी की बनी हुई वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद जब भूमि के 2 फुट गहरी जाएगी, वहां जाके जो यूरिया के अंश हमारे दुश्मन या आप यूं कह लीजिए हमारे उग्रवादी जो नीचे बैठे हुए हैं, उनको ये खत्म करेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि वर्मी कंपोस्ट मई के महीने में 8 से 10 टन प्रति एकड़ की दर से डालिएगा।
फिर अगस्त के महीने में जब आप फसल की रोपाई करते हैं जी। और बेड बनाते हैं, उस समय भी आपके वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद का प्रयोग करेंगे। आप अग्रसर हैं अपनी जमीन को जैविक खेती के रूप में बनाने के लिए। बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा कुछ मेरे किसान भाई ये पूछते हैं कि हम फसल चक्र का जो ये सर्कल है, हाँ, इसका कैसे उपयोग करें ताकि हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहे, हम उचित फसल भी मिले और उसका हमारे किसान भाइयों को उचित लाभ भी मिले। मैं इस संदर्भ में ये बात कहना चाहूंगा कि मई जून के महीने में आपने जमीन को आराम दिलवाना है, जी आपने वर्मी कंपोस्ट डालनी है। अगस्त का महीना आ गया, आपने मूली गाजर शलगम लगा दिया, जी आपने पालक लगा दी। ये सब्जियां लगभग 3 महीने चलती हैं, 4 महीने चलती हैं। जी आपने मूली वाली सब्जी, जड़ वाली सब्जी लगाई, आपने पत्तेदार सब्जी लगाई, आपने फलदार सब्जी टमाटर बैंगन मिर्च लगाया, आपने अगस्त के महीने में कर्ड, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट ये लगा दिए। जी ये सारी की सारी फसलें आपके नवंबर के अंत तक या दिसंबर के शुरू तक चलेगी। उसके बाद आपको दूसरी फसल लगानी है, क्रॉप रोटेशन करनी है। आप दलहनी फसल लगाओ, उस दलहनी फसल में मटर लगाओ, आप उसमें चना लगाओ। जी आप दलहनी फसल के रूप में जी जो दालें हैं उनकी खेती कर सकते हैं। जी उनसे क्या होगा, दलहनी फसलों के लगाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और राइजोबियम बैक्टीरिया की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया आसमान से नाइट्रोजन को खींचकर भूमि में जड़ों की नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा। जब आपकी मटर की फसल खत्म हो जाएगी, वो जो नाइट्रोजन जड़ों के पे बैक्टीरिया ने खींची थी वो जड़ में मौजूद है। जब आप फसल चक्र में फिर खेती करोगे, फिर जमीन की वाही करोगे या उसकी जुताई करोगे, वो नाइट्रोजन आपकी मिट्टी को की शक्ति को बढ़ा देगा। फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। 3 महीने आपने लिया फलदार सब्जियां, उसके बाद ले लिया आपने दलहनी सब्जियां, और ये दलहनी सब्जियां खत्म हो गई। आपको मान लीजिए फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में मटर खत्म हो गए, जैसे आजकल खत्म हो रहे मार्च, आप मार्च के महीने में खीरा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, करेला सीधा डोरियों पर लगा सकते हैं। जहां जहां डोरियों पे आप बीज बोओगे वहां कम से कम 1-1 किलो वर्मी कंपोस्ट का हिल बनाकर, पहाड़ बनाकर, खूब गुड़ाई करके एक बीज लगा दीजिए। इस प्रकार से क्रॉप रोटेशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी। अब जैसा कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं, अब गेहूं की फसल हमारी खत्म होने को आ जा रही है, तो इसके बाद जो पारंपरिक खेती के अनुसार हमारे किसान भाई धान की फसल का अपना रोपाई करेंगे, तो मेरे कुछ किसान भाई हैं जो कि जैविक धान की खेती करना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछूंगा कि जो मेरे किसान भाई धान की खेती करना चाहते हैं जैविक, तो इस धान की खेती के लिए अपने वो खेत को कैसे तैयार करें और किस मात्रा में डालें? आज तक ये परंपरा रही है कि धान की खेती करने से पहले किसान ढांचा लगाता है, उस ढांचे को जमीन में दाब देता है। उस जमीन में दाबने से क्या होता है कि जमीन पोली हो जाती है, भुरभुरी बन जाती है, धान के पौधों की रुपाई करने में बड़ी आसानी आती है। मैं तो किसानों को ये कहना चाहूँगा, अगर आप ढांचा नहीं बो सकते, मैं तो ये कहूँगा कि आप ढांचा इंतजार करते हो कम से कम 1.5 महीना 2 महीना, क्यों ना आप मई के महीने में केचुआ खाद डालकर, वर्मी कंपोस्ट डालकर आप अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखें, भूमि को ढीला करें। जैसे जून का महीना आता है, आप सांठी लगा सकते हैं, 70 से 80 दिन में पकने वाली फसल को लगा सकते हैं। जैसे आपकी धान की फसल खत्म हुई, या आप दलहनी फसल लगा लो, मटर लगा लो, या आप धनिया लगा सकते हैं जो आपको अच्छी आमदनी देगा। तो इस प्रकार से आप धान के किसानों को ये कह सकते हैं, ढांचे की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, ये वैसा ही काम करेगी जैसे ढांचा करेगी। शुरू के 3 साल के अंदर तो हो सकता है कि आपको उतना फायदा ना हो, क्योंकि आप एक मिशन को लेकर चल रहे हैं, एक अभियान को लेकर चल रहे हैं कि मैंने अपने खेत को जैविक बनाना है। वो गंदी आदत यूरिया डालने वाली, सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी डालने वाली, मोरेटा पोटाश डालने वाली वो आदत आपने खत्म कर दी बिल्कुल। आप केवल जैविक खेती पे आ गए, आप केचुआ खाद पे आ गए, आप मुर्गी की खाद पे आ गए, आप गोबर की सड़ी हुई जिसे कहते हैं रूढ़ी की खाद, कुरड़ी की खाद, उस पर आप आ गए हैं। मैं तो किसानों को ये कहना चाहूँगा, इसके प्रयोग करने से आपके दिमाग से जो जहरीली वस्तुएं हैं, जैसे खाद कह दीजिए, कीटनाशक कह दीजिए,
फफूंदनाशक इत्यादि खरपतवार को मारने वाली दवाई किसान बहुत प्रयोग करता है, उससे भूमि में जीवाणु मरते हैं। हम खरपतवार नाशक दवाई वीडीसाइड, हर्बिसाइड का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। कोई ग्लाइफोसेट यूज कर रहा है, जमीन में फसल की रोपाई से पहले 2 महीने पहले राउंड अप कहते हैं जिसे, उसका प्रयोग कर रहा है। कोई गोल का यूज कर रहा है, कोई पेंडीमेथलिन का यूज कर रहा है, कोई स्टोम का यूज कर रहा है, कोई बेसिलिन का प्रयोग कर रहा है, कोई सैमेजिन का प्रयोग कर रहा है। इन रासायनिक दवाइयाँ, चाहे वो खाद हो या खरपतवार नाशक दवाइयाँ हो या फफूंदनाशक हो या कीटनाशक हो, ये सारे के सारे मिलाकर हमारे जमीन के दुश्मन हैं। अगर किसान ने ये ठान लिया मैंने इन दुश्मनों को अपने खेत में नहीं आने देना, मुझे जैविक खेती करनी है, मुझे जमीन की उपजाऊ शक्ति को बरकरार करना है, तो प्यारे किसान भाइयों ये मान के चलिएगा आपके पास बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं भूमि को ताकतवर बनाने की। वो ताकतवर बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट एक सबसे बढ़िया तरीका है। आपकी भूमि बढ़िया रहेगी, जमीनों के अंदर पौधों की जड़ों का विकास बहुत अच्छा रहेगा, पौधे बड़े स्वस्थ रहेंगे, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि रहेगी। जी डॉक्टर साहब, हम डिस्कस कर रहे थे कि जैविक खेती के लिए हमें जैविक बीज की आवश्यकता होती है। जैविक बीज मेरे किसान भाइयों को कैसे उनको मिल सकता है, या वे कैसा उसको अपने स्तर पर अपना जैविक बीज का उत्पादन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। जैविक बीज की उपलब्धता हमारे हरियाणा में शायद कोई ऐसी दुकान होगी जो आपको 50 प्रकार की सब्जियां हैं उनके जैविक बीज आपको दे सके। मूली का बीज, गर्मियों की मूली का बीज अपने खेत में खुद तैयार कर लेगा, गाजर का बीज अपने खेत में तैयार कर लेगा। हिसार के पास नजदीक एक गांव है बैबलपुर, पूरा का पूरा बैबलपुर जैविक सीड तैयार करता है गाजर का। उनकी गाजर का बीज पूरे हरियाणा में दुनिया लेके जाती है, हरियाणा से लेके जाती है, पंजाब तक जाता है, मध्य प्रदेश तक जाता है। वो बीज वहीं तैयार होता है और सभी के सभी किसान जैविक खेती करके गाजर का बीज तैयार करते हैं। उसी प्रकार से मूली का भी किया जा सकता है। वो संकर जाति नहीं होगी, पर वो एक देसी वैरायटी होगी, एक पुरानी वैरायटी, देसी वैरायटी, एक इम्प्रूव्ड कल्टीवर, उन्नतशील किस्म या वैरायटी होगी, किस्म होगी, उसका बीज आप तैयार कर सकते हो। आप जैविक बीज खरबूजे का तैयार कर सकते हो, परंतु खरबूजे के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके जैविक खेत के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में कोई और नस्ल ना लगी हो। अगर खरबूजे की किसी और ने दूसरी नस्ल लगा रखी है तो मधुमक्खी वहां का नर अंश लेके आपके उस खास वैरायटी जिसका आप बीज तैयार करना चाहते हो उसमें हरामजादगी हो जाएगी, बदमाशी हो जाएगी। तो कहने का वो दोनों मिक्स हो जाएगा। अगले साल जब आप उस बीज को लगाओगे ना वो खरबूजा निकलेगा ना वो ककड़ी निकलेगी ना, आप कहोगे डॉक्टर बड़ा क्या लेक्चर देके गए थे, हम तो बीज की रह गए, लटकते रह गए ना। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, जैविक बीज तैयार करने के लिए कुछ ही सब्जियां हैं जिनका बीज आप तैयार कर सकते हो, परंतु उनका भी बीज तैयार करने के लिए आपको आइसोलेशन डिस्टेंस, दूरी, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था कि कोविड आया है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, उसके बैक्टीरिया आपके शरीर में न चले जाएं। उसी प्रकार से तरबूज की एक किस्म का जो नर अंश है, मधुमक्खी अपने पैरों में उठाकर यहाँ अपने गांव में, बड़े गांव में ले आई, उसने कर दिया पोलिनेशन। पुलिस कहाँ तक पकड़ेगी, बदमाश को कहाँ तक पकड़ेगी, वो तो हो गया फर्टिलाइजेशन, वो तो मिक्सचर हो गया, वो मिक्सचर हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, बेल वाली सब्जियों में आप जैविक बीज तैयार कर सकते हैं, पर ध्यान रखना पड़ेगा आपके उस खेत के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई बंद गोभी, कोई फूल गोभी या बेल वाली फसल या मूली गाजर की फसल ना लगी हो, ताम के आपस में मिश्रण का जो डर है वो ना हो, नर अंश उठकर मादा को फर्टिलाइज ना करके जाए, तो आप जैविक बीज तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा जो मुख्य सोर्स डॉक्टर साहब, जो हमारी सरकार द्वारा स्थापित एक्सीलेंस सेंटर है, हाँ जी, तो वो एक्सीलेंस सेंटर भी अपना बीज तैयार करते हैं। तो क्या हमारे किसान भाई को वहाँ से जो उचित बीज तैयार होता है तो उसका उपयोग कर सकते हैं? पहली बात तो मैं ये कहूँ समुद्र जी, सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस फॉर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फ्लावर्स जितने भी हरियाणा में काम कर रहे हैं, कम से कम ये 13-14 हैं। ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सारे के सारे इजराइल की दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। कल उनकी बहुत भारी मीटिंग हुई थी घरौंडा के अंदर। सभी सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस, चाहे वो भिवानी का हो, चाहे वो होडल का हो, चाहे पलवल का हो, चाहे गिगनऊ का हो, चाहे घरौंडे का हो या पंजाब का हो, सभी नॉर्थ इंडिया के सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस आए हुए थे। वो
बीज तैयार नहीं करते, वो जैविक बीज तैयार नहीं करते। वो तो जो बीज किसान लेकर आया है जी उसका बीज लेकर उसकी पोत तैयार करके दे देंगे। जी। हाँ, ये बताइए, तो वो बीज तैयार नहीं करते। वो बीज तैयार नहीं वो तो आपको पोत तैयार करके दे सकते हैं, जी वो भी किसमें? सॉइल स्ट्रक्चर मीडिया में। ऐसे मीडिया के अंदर जहां मिट्टी का कोई रोल नहीं, रेत का कोई रोल नहीं, अगर पोत तैयार करते हैं तो नारियल का बुरादा, परलाइट, वर्मिकोलाइट, ये तीनों की तीनों चीजें आग में, भाप में तपी हुई हैं। किसी भी प्रकार का कोई इसमें फफूंद, उल्ली, निमाटोड या बैक्टीरियल अंश नहीं है, शुद्ध पौध है। उस शुद्ध पौध को आप अपने खेत में लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, आगे जैसा कि मैंने जैविक खेती को अपना लिया, जी लेकिन मेरे आसपास कुछ किसान भाई हैं, वो अन्य पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, तो क्या मैं वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का इस्तेमाल करके जैविक खेती का उत्पादन मैंने चालू कर दिया, हाँ हाँ, और मेरे बाकी किसान भाई अन्य कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव कर रहे हैं, तो क्या उसका प्रभाव मेरी फसल पर पड़ेगा? आपके पड़ोसी यदि इनऑर्गेनिक केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, जहरीली फफूंदनाशक, जहरीले खरपतवारनाशक, जहरीले कीटनाशक, जहरीले पेस्टिसाइड्स, जहरीले निमेटिसाइड्स, उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनका प्रयोग जब वो करते हैं, या तो उनका छिड़काव पत्तों पे होता है, पत्तों में गया, पत्तों में वो जहर चली गई, पत्तों के द्वारा तने में आ गया, तने से फल में चला गया, वो जहर फल में जाके इकट्ठा हो गया। और यदि आपने रासायनिक खादों का प्रयोग किया, आपने मिट्टी की पीएच को हाई कर दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हाई कर दिया, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को डाउन कर दिया, आपका अवेलेबल नाइट्रोजन कम, फास्फोरस कम, पोटाश कम, हर चीज कम। यदि आप जैविक खेती अपना रहे हैं और आपका पड़ोसी दूसरे कार्यक्रम कर रहा है, वो हटके कर रहा है, आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि आपने जमीन का सुधार किया। उसने, आपके पड़ोसी ने जहरीली दवाइयों के प्रयोग करने से फल के अंदर जो जहरीला अंश है, रेजिड्यूज है, वो इकट्ठा कर लिया। जब उसका फल बाजार में जाता है, कोई लेबोरेटरी नहीं है टेस्ट करने के लिए, जो खाया जा रहा है, तो भाई अस्पताल भरे पड़े, क्लिनिक भरे पड़े हैं, जितना मर्जी। आज वही देन है कि हजारों की संख्या में क्लिनिक हर शहर के अंदर हैं, हर आदमी रोगी बन चुका है। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, किसी के बाल चले गए, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को साइलेंट अटैक आ गया। ये सारे के सारे सिम्टम, ये सारे के सारे लक्षण जहरीली दवाइयों की सब्जी खा खा के, जहरीली दवाइयों की अनाज खा खा के हैं। यदि आप जैविक अपना रहे हैं और किसानों को पता लग गया कि यहाँ इनके खेत में बोर्ड लगा हुआ है ऑर्गेनिक फार्म, सैनी ऑर्गेनिक फार्म, तो किसान जरूर समझेगा कि मुझे यहीं से ही अनाज पैदा करना है। परंतु वो जो पड़ोसी है, उसका आपके ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, शुक्रिया, आज शुक्रिया। इस चर्चा में आप आए और आपने हमारे किसान भाइयों के बहुत सारी जो उनके मन के अंदर भ्रांतियां थी, उनको दूर किया, ताकि वे मेरे किसान भाई आपकी इस जो आपने दिशा निर्देश बताए उनका पालन करेंगे और इस जैविक खेती को अपनाएंगे और अपने इस देश के, अपने इस भविष्य को जैविक खेती के द्वारा अपनाकर इस सब अंधकार को मिटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार जी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी को जैविक खेती से संबंधित सभी जानकारियां अच्छी लगी। इस विषय पर अधिक जानकारी अथवा केंचुआ खाद, वर्मी वाश या केंचुआ खरीदने के लिए आप हमसे नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे प्लांट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि बड़ा गांव नज़दीक प्राइम गार्डन, करनाल, हरियाणा में स्थित हैं। धन्यवाद। जय हिंद।